पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। मुकेश अंबानी 83 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ के साथ 9th मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और एशिया के सबसे अमीर इंसान। बहुत से लोगों का कहना है कि इनकी कामयाबी के पीछे प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी का हाथ है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दो फाइलें मेरे सामने आई, एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मुकेश अंबानी ने सारे टीवी चैनलों को नोटिस भेज दिया, आगे से अगर आपने इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई तो मैं तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल केस कर दूंगा। आप रोजगार ढूंढ रहे हो, हिंदुस्तान के किसान दबे हैं, कुचले हुए हैं और आपके प्रधानमंत्री अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं और 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी के जेब में डाला है, फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कहा और अब राफेल के कंपनी के सेकंड सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ने कहा। मुकेश अंबानी साल 1957 ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी ऑफ एडन में पैदा हुए, आज के दिन जिसे हम यमन के नाम से जानते हैं। सही सुना आपने, मुकेश अंबानी इंडिया में नहीं बल्कि यमन में पैदा हुए। इनके फादर थे धीरूभाई अंबानी और ऐसा नहीं था कि ये खानदानी रईस थे, बल्कि धीरूभाई अंबानी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मुकेश अंबानी के पैदा होने के एक साल बाद 1958 में ये इंडिया शिफ्ट हुए। यहाँ इन्होंने पहली रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन बनाई, जिसमें ये स्पाइसेस और टेक्सटाइल का बिजनेस किया करते थे। रिलायंस के बाद से धीरूभाई अंबानी के दिन बदलना शुरू हुए। इन्होंने भुवनेश्वर मुंबई से अपना 2 बेडरूम अपार्टमेंट छोड़कर कोलाबा में सी विंड नाम का एक शानदार 14th फ्लोर अपार्टमेंट खरीदा और यहाँ शिफ्ट कर गए। इन्होंने मुकेश अंबानी को MBA के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजा, लेकिन जल्द ही इन्हें यह एहसास हुआ कि रियल लाइफ स्किल्स क्लासरूम में बैठने से नहीं बल्कि तजुर्बे से आते हैं। इसके बाद मुकेश अंबानी को वापस बुलाया और 1981 वो साल था जब मुकेश अंबानी ने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा, यानी रिलायंस को संभालने में धीरूभाई की मदद की। और आहिस्ता आहिस्ता दिन रात मेहनत और लगन के साथ मुकेश अंबानी ने न सिर्फ रिलायंस को एक्सपेंड किया, बल्कि आज ये खुद एशिया के सबसे अमीर इंसान है। टॉपिक पर वापस आए तो कहा जाता है कि मुकेश अंबानी की इस कामयाबी के पीछे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी का हाथ है। साल 2002 धीरूभाई की मौत के बाद से 2014 तक यानी 12 सालों में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ थी $23 बिलियन। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए और इनकी हुकूमत के पहले 4 सालों के अंदर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 23 बिलियन से बढ़कर $55 बिलियन तक पहुंच गई, यानी डबल से भी ज्यादा। इसकी शुरुआत हुई साल 2016 में लॉन्च हुई रिलायंस जियो के साथ। जियो इंडिया की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इंटरेस्टिंगली इसके लॉन्च पर पहली एड में इसके जो प्रोमोटर थे वो थे खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस पर पब्लिक और ओपोजिशन ने काफी क्रिटिसाइज किया, जबकि गवर्नमेंट का कहना था कि ये पिक्चर मोदी की इजाजत के बगैर पब्लिश की गई है। लेकिन अगर इस फोटो को देखें तो सेम जियो के ट्रेडमार्क से मैचिंग कपड़े पहने हैं इन्होंने, यानी एक प्रॉपर फोटो शूट किया गया था इस एड के लिए। खैर ये बात जब राज्यसभा तक पहुंची तो उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग राज्यवर्धन सिंह ने एक स्टेटमेंट इशू की, यानी जियो को पीएम की फोटो लगाने के लिए सिर्फ 500 रुपए पेनल्टी चार्ज किए जाएंगे। द मीगर ₹500 फाइन विल बी चार्ज अंडर द एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 which prohibits improper usage of emblems and names for professional and commercial purposes। इस बात को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। एक ने तो कहा कि मैं अपने ब्लॉग को अपग्रेड करने के लिए मोदी की फोटो इस्तेमाल करूंगा, ये बताओ कि पैसे ओल्ड करेंसी के चलेंगे या पेटीएम कर दूं। खैर मोदी की इस एड प्रमोशन के बाद इन्होंने इनडायरेक्टली जियो को सपोर्ट किया ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए। जियो के लॉन्च होने के 1 महीने बाद ही ट्राई ने अपनी पॉलिसी बदल दी। इसने इंटरकनेक्शन चार्जेस के रेट्स 50% कम कर दिए, यानी कि चार्जेस कम तो कॉस्ट भी कम और एक तरह से 50% प्रॉफिट मिला जियो को। इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर होता यूं है कि जब भी कोई नई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी मार्केट में आती है तो पहले से मौजूद नेटवर्क्स इसे 90 डेज के टाइम पीरियड में अपने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन देते हैं, जिनके जरिए नई कंपनी अपने यूजर्स को इन यूजर्स के साथ लिंक कर सकती है। जियो के केस में ट्राई ने बाकी सब ऑपरेटर्स को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन ना देने की वजह से 3000 करोड़ से भी ज्यादा की पेनल्टी चार्ज की। इंटरेस्टिंगली लाइसेंस एग्रीमेंट के मुताबिक ये कनेक्शन 90 दिनों के टाइम पीरियड के अंदर देने होते हैं ऑपरेटर्स को, और अभी ये 90 दिनों का वक्त पूरा ही नहीं हुआ था, फिर भी ये पेनल्टी लगाई गई ट्राई की तरफ से और जियो को सीधा 3000 करोड़ का एक और प्रॉफिट। लेकिन जियो के लिए ये काफी नहीं था। जियो ने अब प्रीडेटरी प्राइसिंग बिहेवियर अपनाया, यानी इसने बाकी कंपटीटर से कम रेट्स पर अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी अपने सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए।
लिए। बाकी कॉम्पिटिटर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और ट्राई ने यहाँ भी एक बार फिर से जियो को फेवर दी। ट्राई के रूल्स के मुताबिक प्रीडेटरी प्राइसिंग सिर्फ उस कंपनी पर अप्लाई होगी जिसकी मार्केट पावर ज्यादा है, और इस मार्केट पावर को पहले डिटरमिन किया जाता था 4 मैट्रिक्स को देखते: रेवेन्यू मार्केट शेयर, सब्सक्राइबर मार्केट शेयर, वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक। और क्योंकि जियो के पास दोनों मैट्रिक्स के रेट्स कम थे, लिहाजा इसने डीप पॉकेट्स के साथ प्रीडेटरी प्राइसिंग पर सारी सर्विसेज देना जारी रखी। और जियो आज इन्हीं अनड्यू फेवर्स की वजह से 419 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ इंडिया की लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। दूसरी तरफ एयरटेल और वोडाफोन जो करीब पिछले 20 सालों से अपनी सर्विसेज दे रही हैं, वो इतने सब्सक्राइबर नहीं अट्रैक्ट कर सके जितने जियो ने सिर्फ 7 सालों में बनाए। और इसका सारा क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और इन्होंने ये सब करवाया ट्राई के चेयरमैन RS शर्मा से। साल 2016 से 2018 तक RS शर्मा ने जियो की मार्केट को 4 चांद लगा दिए। 2018 में मोदी ने इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें री इलेक्ट किया वापस से चेयरमैन ऑफ ट्राई, और ऐसा ट्राई की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि एक चेयरमैन को दोबारा से इलेक्ट किया गया हो। 2020 में अगले चेयरमैन डॉक्टर PD वघेला इलेक्ट हुए, और इंटरेस्टिंगली इस वक्त मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $88.7 बिलियन थी, और डॉक्टर वघेला को आए 3 साल हुए हैं, और इन 3 सालों में इनकी नेटवर्थ बढ़ी नहीं बल्कि 200 मिलियन कम होकर $88.5 बिलियन पर आ गई है। यानी जब तक RS शर्मा थे, जियो ने अच्छा खासा रेवेन्यू बनाया, और चेयरमैन चेंज होते ही जियो की ग्रोथ स्लो होने लगी। इसके अलावा इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, GDP को करीब 18% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर। मुकेश अंबानी ने यहाँ भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया, सोचा इससे भी काफी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, और मोदी ने यहाँ भी इनकी भरपूर सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम बनाई भारत के किसानों ने। मोदी ने 3 नए लॉज इंट्रोड्यूस किए एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहले होता क्या था कि किसान अपनी प्रोडक्शन मंडियों में लेकर जाते थे, यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इन्हें इसके एक मुनासिब पैसे देकर आगे बड़े ट्रेडर्स को खुद बेचती थी। मोदी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब कोई भी ट्रेडर डायरेक्टली इन किसानों के पास जाकर इनसे फेस टू फेस निगोशिएट करके इनकी प्रोडक्शन खरीद सकेगा। इसके बाद इस डील का कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करना भी मैंडेटरी नहीं होगा, और आखिर में अगर इस डील में कोई मसला आए तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या एपिलेट अथॉरिटी देखेगी। किसान ये केस रेगुलर कोर्ट में फाइल नहीं कर सकेंगे। यानी एक तरह से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था मुकेश अंबानी के लिए, लेकिन इस पर मुल्क भर में ढेरों प्रोटेस्ट देखने को मिले इन किसानों की तरफ से। इनका कहना था कि ये लॉ सिर्फ इंडिया के 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के फायदे के लिए बनाए गए हैं, जो कि मोदी के बहुत करीब हैं। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा, अदानी अंबानी फार्म लॉज हैव टू बी रिवोक्ड, नथिंग लेस इज टू बी एक्सेप्टेबल। कई सिंगर्स ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। स्कॉटलैंड यार्ड लंदन में इन लॉज के खिलाफ इंडियन हाई कमीशन के सामने ढेरों प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी इंडियन फार्मर्स के लिए अपनी सपोर्ट दिखाई। करीब 1 साल ये प्रोटेस्ट चले, और आखिर नवंबर 2021 में मोदी को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े। लेकिन अगर ये किसान सड़कों पर ना निकलते तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ शायद आज $100 बिलियन से भी ज्यादा होती। इस सब को देखते यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि 2014 के बाद से मुकेश अंबानी के सक्सेस के पीछे वाकई में एक बहुत बड़ा रोल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। और ना सिर्फ अंबानी बल्कि रतन टाटा, आदित्य बिरला और गौतम अदानी ने भी मोदी के दौर में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। इस बात में कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी के दौर में इंडिया में बहुत सी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। GDP 3.75 ट्रिलियन INR तक जा पहुंची। लेकिन अंबानी जैसे बिजनेसमैन को दी गई फेवर से अफेक्ट होंगे इनके कॉम्पिटिटर्स और अल्टीमेटली इंडियन पब्लिक, क्योंकि ये कंपनीज प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकेंगी और इसके बाद दूसरी कंपनी से मर्ज होंगी। जैसे वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर प्रॉफिट ना होने की वजह से मर्ज होकर वोडाफोन आइडिया बन चुके हैं। और अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो बहुत से लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअरर।